नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का में आपका स्वागत है। इस शो की दो बेहद खास बातें आपको फिर से बता दूं। पहला ये कि शो में आप भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये शो सवाल पब्लिक का है और पब्लिक को हक है अपना सवाल खुद पूछने का। और दूसरा ये कि शो में किसी भी गेस्ट ने अगर कोई गलत फैक्ट कोट किया तो हमारी रिसर्च टीम उस फैक्ट को फौरन करेक्ट करेगी और इस दौरान जो गेस्ट है वो एक लाई डिटेक्टर टेस्ट के थ्रू जाएगा। यही नाम दिया है हमने। कोई इस शो पर किसी भी फैक्ट को गलत नहीं बता सकता। अब ये जान लीजिए कि आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं। ये बेहद आसान है। आज के मुद्दे पर आपके मन में जो भी सवाल आए उसे अपने ही फोन के वीडियो पर रिकॉर्ड कर लीजिए और हमें भेज दीजिए 8097471285। इस पर आप व्हाट्सएप करिए। आपका वीडियो सिर्फ 15 सेकंड का होना चाहिए। इसके अलावा सवाल आप ट्विटर के जरिए भी भेज सकते हैं। #सवाल पब्लिक का फेसबुक यूजर टाइम्स नाउ नवभारत के पेज पर जाकर अपना सवाल भेज सकते हैं। अगर आप YouTube पर टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव स्ट्रीम के दौरान ही अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दें। हमारी टीम इसे शो के दौरान देखती रहेगी और आपका सवाल हम तक पहुंचाएगी। हम चुनिंदा सवालों को स्क्रीन पर जगह देंगे। अब सिर्फ 2 मिनट में आज के शो का मुद्दा देखते हैं। आपने आज का मुद्दा जो है वो समझने की जरूरत है, क्योंकि ये मुद्दा है किस तरह नेता आपसे टैक्स चुराते हैं और नेता को ना सिर्फ सैलरी पर उनके टैक्स की भरपाई भी आप, जी हां, आम पब्लिक करती है। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की कोठी। पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह का आलीशान विला। आप एमएलए अमन अरोड़ा की कोठी। कांग्रेस विधायक काका रणदीप सिंह का बंगला। कांग्रेस नेता परमिंदर सिंह पिंकी का फार्म हाउस। दौलत, शोहरत, ताकत, बंगला, गाड़ी क्या नहीं है इनके पास। साथ में सरकारी वेतन भी, लेकिन इनकम टैक्स भी खुद नहीं भरेंगे, सरकार भरेगी। मतलब जनता के पैसों से इनकम टैक्स भरा जाएगा। Almost around this time, only 3 o'clock on Sunday, I came to know from media that income tax on our salaries is paid by government. Within 48 hours, I have surrendered it. अमन ने सरेंडर की बात कही, लेकिन ये फहरिस्त लंबी है और हमारा मकसद न किसी इंडिविजुअल से है, न ही किसी पार्टी से है। पक्ष विपक्ष सबसे है। पंजाब ही नहीं, तेलंगाना में भी वही सवाल है। सवाल पब्लिक का ये है कि अगर वो घर से निकलने से लेकर घर पहुंचने तक हर स्टेप पर टैक्स भरती जाती है तो उसकी क्या गलती है। वो 106 रुपए लीटर पेट्रोल भी खरीदे, 28% तक जीएसटी भी भरे, 30% तक इनकम टैक्स भरे और जन प्रतिनिधि के टैक्स का पैसा भी भरे। आइए अब देखते हैं कि ये जो टैक्स जनता भर रही है, आप सैलरी भी दें सारे विधायकों की, ऊपर से जो टैक्स का पैसा है वो भी सरकार कहती है विधायक साहब को नहीं देना चाहिए, ये भी सरकार ही पे करेगी। और सरकार के पास पैसा कहां से आता है? आपके हमारे टैक्स से। तो आपकी सैलरी कट हो जाए कोई बात नहीं, आपके यहाँ अगर प्रॉब्लम हो टैक्स देने की तो कोई बात नहीं, लेकिन विधायक जी बिल्कुल भी टैक्स नहीं दे सकते। वो सैलरी भी आपके पैसे से लेंगे और उनका टैक्स भी आप ही रीएम्बर्स करेंगे। चलिए सुनते हैं आज जनता यानी पब्लिक का क्या सवाल है। और मेरे स्क्रीन पर आ रहे हैं आज 2 सवाल जो पब्लिक ने पूछे हैं। आइए सुनिए। जनता बोझ के टैक्स के तले दबी हुई है। विधायक जी आप गायब कहाँ हैं? आप जवाब दीजिए। और
हमें इस टैक्स के बोझ से मुक्ति दिलाइए। जनता यही सवाल पूछती। धन्यवाद। मेरा सवाल यह है कि 100 रुपए के पार आज के समय में पेट्रोल की कीमत हो गई है और इस पर भी नेताओं का जो टैक्स सरकार के द्वारा भरा जा रहा है यह हमारे जले पे नमक छिड़कने जैसा है। नेताजी हम टैक्स भरे तो भरे क्यों भरे? जनता का सवाल बहुत ही सरल है। सरल ये बात है कि आप घर से निकलिए और जाइए अपने दफ्तर तक और वापस घर आइए और इस दौरान पे आप हर चीज पर टैक्स दीजिए। आप पेट्रोल का टैक्स देंगे, आप खाने पीने की चीज़ों का टैक्स देंगे, आप अपने स्कूल में बच्चे जो जाते हैं उसके लिए ट्रांसपोर्ट अगर अरेंज करेंगे उस पर टैक्स देंगे क्योंकि वो भी जीएसटी चाहते हैं। और इसके अलावा एडिबल ऑयल, कुकिंग का तेल, किचन में आई हर सामान, बिस्कुट, नूडल्स, हर चीज़ पर आप टैक्स दीजिए। आपको कोई रीइंबर्स नहीं करेगा, आपके पैसे कोई वापस नहीं करेगा। लेकिन विधायक जी खास आदमी हैं, वीआईपी हैं, उनका टैक्स भरपाई करता है सरकार और सरकार के खजाने में जाता है आपके टैक्स का पैसा। क्या ये सही है? क्या ये एक तरह से वीवीआईपी रेसिज्म नहीं है? ये हम देखते हैं जिस तरह से हम घर से निकले सीधा आप जीएसटी दीजिए, हर चीज पर दीजिए। आप निकले घर से, आप अगर पेट्रोल यूज कर रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं तो आप गाड़ी में पेट्रोल के टैक्स, सेल्स टैक्स दीजिए, सेंट्रल टैक्स दीजिए, स्टेट टैक्स दीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स दीजिए आप, और दूसरी तरफ आप टोल टैक्स भी दीजिए। सारे टैक्स आपको देने पड़ेंगे, रोड टैक्स भी आप दीजिए और वीएटी, वैट आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें खरीद रहे हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप सिनेमा देखने जाएंगे तो मनोरंजन का टैक्स भी दीजिए। लेकिन ये क्या मनोरंजन की बात है कि विधायक जी कोई भी टैक्स नहीं देंगे? इनकम टैक्स भी उनका रीइंबर्स होता है। यही सवाल है और यही फर्क है आम आदमी और आपके बीच। तो चलिए आज अपने गेस्ट से मिलते हैं। अपराजिता सारंगी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बीजेपी से हैं। मनजिंदर जी सिरसा जी ये लीडर हैं शिरोमणि अकाली दल के। दिनेश चड्ढा जी स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ बेजॉन मिश्रा कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं। लेकिन मैं पहला सवाल उदित राज जी से पूछना चाहती हूँ। उदित राज जी, आप समाज में हक के लिए लड़ते हैं और ऐसा आपने कई बार कहा है। क्या ये सही है जो विधायकों का जो हक है वो आम जनता की जेब से होता हुआ जाता है? आम जनता पहले विधायकों की तनख्वाह के लिए टैक्स पे करे, टैक्स का पैसा उसमें जाए और उसके ऊपर जो वो टैक्स देना चाहिए उनको, विधायकों को, वो भी रीइंबर्स जनता के पैसे से ही होगा। ये सही है क्या? देखिए, ऐसा है कि जितना सरलीकरण करके इसको आप देख रहे हैं उतना है नहीं। जैसे कि बड़ा हंगामा होता है कि एक्स एमपीज हैं, उनको बड़ा पेंशन मिलता है, बड़ी सुविधाएं मिलती है। मैं एक्स एमपी हूँ, केवल 25,000 मिलता है। और वर्तमान जो विधायक होता है उसके पास सैकड़ों लोग रोज जाते हैं। अगर चाय का भी खर्च जोड़ने लगे तो उसका वेतन ख़त्म हो जाता। अगर चाय पानी न पूछे, लेटर न लिखे, पिए न रखे, टेलीफोन न करे, इंटरनेट न यूज न करे तो जनता कहेगी कि नालायक है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस इस्टेब्लिशमेंट को मैंने देखा है, 5 साल चलाया है। आप लोग ये क्यों नहीं, इस पर क्यों नहीं बहस करते कि एक आदमी कितना बुद्धिमान और मेहनती हो जाएगा कि मुकेश अंबानी 300 करोड़ रुपया रोज कमाता है? कहाँ से कमाता भाई? ये जनता का एक तो आईपीओ का, बैंक का लोन और ये जो स्टॉक एक्सचेंज का सब हेरा फेरी है। इस देश में लीगल लूट है। इस देश का जो कॉरपोरेट हाउसेस है लीगल लूट कर रहा है।
उधर भी थोड़ा नजर डाल दीजिए आप। नहीं सर, 10-15 हजार करोड़ का पार्लियामेंट मकान थे, अंबानी ने कहां से बना लिया? पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आपकी सरकार चल रही है कई राज्यों में, आप भी ये कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप सीधा विधायक से चले गए कॉर्पोरेट हाउस में। भाई साहब, आप अगर सांसद बने थे तो आम आदमी के लिए बने थे, कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए नहीं बने थे। आप आम आदमी को जवाब दीजिए ना, आप आम आदमी को जवाब दीजिए। क्या मेरा ईएमआई क्या सरकार पे करती है? मेरा टैक्स जो है वो क्या सरकार माफ करती है? कोविड के दौरान नौकरी करने वाले हर इंसान को कहीं ना कहीं दिक्कत आई। एक तो कोविड की बीमारी ने उन पर बहुत सारा दबाव डाला, फाइनेंशियल दबाव भी डाला, और दूसरी तरफ कईयों की सैलरी भी कट हुई है, ये आप जानते हैं। हमें तो किसी ने नहीं पूछा, हमें तो सरकार ने नहीं कहा कि आप 30% टैक्स देते हैं, कोई बात नहीं 25% कर दीजिए, आजकल दिक्कतें आ रही हैं आम आदमी को। किसी ने नहीं कहा, और आपने ये मुद्दा भी नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आए तो विधायकों को चलो जी आपका टैक्स भी हम पे कर देंगे, अलाउंस भी ले लीजिए, अलाउंस के ऊपर भी जो टैक्स है वो हम पे कर देंगे। क्यों अपराजिता सारंगी जी, क्या ये सही है? आपने वही बात फिर से रिपीट कर रहे हैं आप। अरे उसी बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं। 1% लोगों के पास 70% से ज्यादा धन है। कभी मीडिया उसके ऊपर चर्चा करती है? अपराजिता जी हों, ये खुद जानती होंगी, और आम विधायक भी हैं, कितना खर्च पड़ता है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं मिलता। अगर टैक्स भी जमा कर दिया सरकार ने तो कुछ भी नहीं, कोई सहूलत दिया है। जब आपके नेता साइकिल करके जाते हैं, जब आपके नेता साइकिल करके जाते हैं तो क्यों नहीं आप जाके पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाते हैं कि आम आदमी को राहत दे दीजिए? क्यों नहीं उठाती आपकी पार्टी ये मुद्दा? पार्लियामेंट जाएंगे तो उठाएंगे ना मुद्दा। सूट पहनते 10 लाख मोदी जी रोज सूट पहन के बदलते, उस पर भी मुद्दा उठाइए। नहीं, कब की बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? अपराजिता जी, उदित राज जी को यहाँ नजर आते हैं विधायक या सांसद, और यहाँ नजर आते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस। उनको आम आदमी नजर ही नहीं आता। और 8,500 करोड़ के 2 एयरलाइंस खरीदे हैं। उस पर वो सवाल किया जाना चाहिए कि आपने किस तरह का सवाल। शांत हो जाए तो मैं कुछ कहूं। है आपने ऐसे विषय को आपको लेना चाहिए। शांत हो जाइए उदित राज जी। अपराजिता जी कुछ बोलने की कोशिश तो मैं कुछ कहूं जी। मैं शांत हो गया। आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं नाविका कुमार जी, आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत ही सार्थक मुद्दा उठाया है और ठीक समय में उठाया है, और मुझे लगता है यह मुद्दा बहुत लोगों को कष्ट देगा, चुभेगा, लेकिन इस पर बातचीत होनी चाहिए। और मैं आपको तहे दिल से एक बार और धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन देती हूँ। देखिए, 2 बातें हैं। एक है जो हमारे विधायकगण हैं या स्टेट में कार्यरत जो मंत्रीगण हैं, उनकी सैलरी, उनका वेतन और उनको दिया जाने वाला अलावेंस, ये एक है। और दूसरी बात है इनकम टैक्स भरना, जनता के द्वारा इनकम टैक्स भरना, जो हमारे नेतागण हैं उनका इनकम टैक्स भरना। ये 2 अलग अलग बातें हैं, ये मैं कह दूं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक ये सैलरी देना, अलावेंस देना या फिर इनकम टैक्स भरना, ये तय करने की बात है तो ये राज्य तय करेगा, क्योंकि यह स्टेट लिस्ट में आता है। अगर आप स्टेट लिस्ट देखेंगी तो उसका जो एंट्री 38 है उसमें विधायक के विषय में बातचीत होती है, उनके सैलरी और उनके अलावेंस के बारे में। और अगर आप एंट्री 40 देखेंगी तो उसमें राज्य के मंत्रीगण के वेतन और अलावेंस की बात आती है। मेरी समझ से राज्य का विषय है, राज्य इसे बढ़ाएं, ज़रूर दें। मुझे लगता है सैलरी और अलावेंस बढ़ना चाहिए। जो उदित राज जी ने कहा, मैं लोकसभा की सांसद हूँ,
मेरे संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा अंचल हैं, करीबन 20 लाख लोक संख्या है और मैं 20 लाख लोक संख्या की जनप्रतिनिधि हूं। मैं भुवनेश्वर से आती हूं। निश्चित तौर पर खर्च होते हैं, लेकिन अगर राज्य एक निर्णय ले कैबिनेट में कि हमें वेतन और अलावेंस बढ़ाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित तौर पर बढ़नी चाहिए। हम स्वागत करते हैं। बहुत सारे राज्यों ने बढ़ाया है। हाल में दिल्ली ने 54,000 से 90,000 किया, कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन जहां तक इनकम टैक्स भरने की बात है, मैं घोर विरोध करती हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते बैठी हूं और मैं देश की नागरिक होने के नाते भी बैठी हूं। इनकम टैक्स की भरपाई जनता ना करे तो बेहतर है। देखिए, जो भी विधायक या सांसद राजनीति में प्रवेश करते हैं, लोक प्रतिनिधि बनते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि वे लोक नीति और लोक सेवा के लिए आए हैं। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अगर बंगले देखिए आप उदित राज जी, ये बंगले देखिए, ये बंगले हैं आपके स्क्रीन पर। किसी का फार्म हाउस दूर तक जंगल की तरह चला जा रहा है, पता ही नहीं कि घर कहाँ है, गेट से मीलों दूर इतने एरिया में बैठे हुए हैं फार्म हाउस में। दूसरी तरफ चंडीगढ़ के बड़े बड़े बंगले, पता नहीं सेक्टर, वहां पर सेक्टर 2, सेक्टर 4, वहां तो शान ही आदमी की किस सेक्टर में रहते हैं उससे होती है। और वो बंगले देखिए, ये देखिए क्या आलीशान बंगला है, लेकिन टैक्स का पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, वो टैक्स पेयर के पैसे से लेंगे। ये देखिए एक और घर, काका रणदीप सिंह का ये घर है, देखिए इस बंगले को, देखिए इस बंगले को। और बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां, एक तरफ दिख रहा है, दूसरा एंड गाड़ी का नजर ही नहीं आ रहा है। लंबी गाड़ियां, बड़े घर, लेकिन इनको चाहिए मुआवजा, इनको चाहिए मुआवजा ताकि इनका टैक्स रीइंबर्स हो जाए। मैं ये पूछना चाहती हूं बिजॉन मिश्रा जी से, कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट हैं। बिजॉन मिश्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि एक विधायक पंजाब में तकरीबन 2 लाख रुपए कमाता है, आम आदमी की एवरेज सैलरी 11,000 रुपए है। 11,000 वाला जो है वो अपना टैक्स खुद पे करे, लेकिन 2 लाख रुपए वाला और इतने करोड़ों वाले बंगलों और गाड़ियों वाले, उनका टैक्स भी जनता पे करे। अरे भैया, सैलरी और अलाउंस तो जनता के पैसे से आता है, चलिए उसमें कोई बात नहीं, लेकिन टैक्स भी जनता पे करे, ये क्या सच है और ये क्या सही है? और इसको हम लोग को बहुत सख्ती से इसका निंदा करना चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है। इसी हमारे देश में हम लोग कर इसलिए देते हैं क्योंकि हमको स्वास्थ्य सेवा मुफ्त में मिलना चाहिए, हमको शिक्षा मुफ्त में मिलना चाहिए। हम कर इसलिए नहीं देते हैं कि जो लोग करोड़पति है और जो लोग जनप्रतिनिधि बनकर आ रहे हैं उनका भी हम कर भर भुगतान करें। ये कौन से जायज सोच हुआ? और इन लोग अपने खुद बैठकर उन लोग अपना तनख्वाह बढ़ा देते हैं, अपना अलाउंसेस बढ़ा देते हैं, अपने जितने कर माफ करना चाहते हैं वो माफ कर लेते हैं। हमारे देश में ये बहुत बड़ा एक डायकोटोमी है, एक पारपक्षिता, एक सही डिस्क्रिमिनेशन है जिसको हम कहते हैं। इसी नागरिकों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा जाता है कि हम कोई भी नागरिकों को एक गलत ढंग से अलग अलग ढंग से नहीं देख सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारे देश में हम लोग जो कर देते हैं, पहले कर से हमको स्वास्थ्य सेवा मुफ्त में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो जब तक नहीं मिलेगा उन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। हमारे बच्चों को शिक्षा मुफ्त में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। हम लोग को अच्छा शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल में हम लोग ये दाखिल करते हैं तो बहुत हेवी हम लोगों को फीस देना पड़ रहा है। हर चीज में आपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहे कि पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस, स्टेट गवर्नमेंट 60% टैक्स ले रहे हैं उस पर। क्यों ले रहे हैं वो लोग? हमको नहीं समझ में आ रहा है। इतना क्यों कर लेने का जरूरत है? क्योंकि आप हमारे कर लेकर आप अपना मजा लेना चाह रहे हैं, आप अपना कर को माफ करना चाह रहे हैं। ये कौन सी जायज चीज हुआ?
मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि पंजाब में कांग्रेस ये लेकर आई रूल, और ये आया प्रताप सिंह कैरों जी के समय में, और तब वो चीफ मिनिस्टर थे, और ये सिर्फ टैक्स का जो रीइंबर्समेंट था सिर्फ सीएम के लेवल पे होता था। 2006 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आए, उन्होंने इसमें एमएलएस को भी शामिल कर लिया। अकालियों ने सरकार में इतने साल बिताए, उन्होंने भी नहीं हटाया, और अब 2006 से ये नियम चलता जा रहा है। और अब टैक्स का रीइंबर्समेंट भी, पैसे बढ़ा रहे हैं, चलिए महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी के तो पैसे नहीं बढ़ रहे, चलिए विधायकों के बढ़ जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन टैक्स की भी भरपाई जनता के पैसे से हो, क्या ये सही है? नहीं नविका जी, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि पहले तो ऐसा कि जो एक विधानसभा के अंदर जो सरकार है वो सरकार ने तय करना है, एमएलए को एमपीस को क्या मिलेगा लोकसभा में उन्होंने तय करना है, ये तो मौजूदा सरकार का फैसला है। अभी मुझे नहीं पता, आप बता रहे हैं कि ये प्रताप सिंह कैरों जी के समय पे हुआ था, मेरा ख्याल तो तब का नहीं है, बाकी आपको ज़्यादा पता, आपने पूरा भी स्टडी किया, मेरे को जानकारी नहीं थी इस इशू पे, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ। अच्छा जी, तो आप कब से मिनिस्टर्स के लिए और एमएलए के लिए? 2006 से। तो कैप्टन साहब का तो ऐसा है कि कैप्टन साहब नहीं, 2006 से मिनिस्टर्स के लिए था, और अब 2021 में ये एमएलएस के लिए हो गया। तो मुझे बताइए कि अकाली पार्टी से कोई भी इस टैक्स की जो रीइंबर्समेंट है इसको वापस करेगा? नहीं, देखिए मैं तो अभी इस बात के बारे में, मुझे आपने बताया, मुझे ये भी नहीं पता कि किसी ने लिया है। पहली बात है, जो भी कानून कायदा बनाया है विधानसभा के अंदर सरकार ने, वो तो सबके ऊपर लागू होगा, जितने भी एमएलए 117 के 17 एमएलए के ऊपर लागू होगा, वो किसी एक एमएलए के लिए नहीं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की दिक्कत क्या है कि वो जब से मेजॉरिटी में आए हैं वो खुद कुछ कर नहीं पाते, इसलिए वो एमएलए को खुश करने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने अपने एमएलए को, अगर आपको ध्यान हो नविका जी, कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एमएलए को डीएसपी की नौकरी दी है उनके बेटों को। उनके स्टेप से क्यों खुश हो रहे हैं? आप मना कर दीजिए, आप कह दीजिए कि हम नहीं लेंगे। विरोध करना चाहिए। नहीं मैं तो जी नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो उन्होंने कानून बनाना है एमएलए के लिए, वो तो 117 एमएलए पे लागू होगा। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपने के लिए बनाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। नहीं करेंगे आप, कुछ भी करेंगे, वो सैलरी बढ़ाएंगे, वो एमएलए की जो भी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। आप बाकी हर चीज पर तो विरोध कर लेते हैं, बाकी हर चीज पर तो रूलिंग पार्टी का विरोध कर लेते हैं, इस पर भी करके देख लीजिए सिरसा साहब। नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि शायद इसका विधानसभा में विरोध किया भी गया होगा, ऐसा नहीं किया गया होगा। मैं माफी चाहता हूं, मुझे पता नहीं था इशू है, मैं आपको जानकारी लेके आता 9 बजे की डिबेट में, मैं दोबारा से जरूर जानकारी लूंगा। पर मैं आपको ये बता सकता हूं नविका जी, हमारे एमएलए ने विधानसभा में इसका जरूर विरोध किया होगा, क्योंकि ये कोई जनता के लिए तो चीज है नहीं है। क्यों, अगर कोई एमएलए और एमपीस को चीज दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे एमएलए ने इसका विरोध किया होगा। और मुझे नहीं पता कि किस हमारे एमएलए ने इसको रिइंबर्स किया है। तो मैं डेफिनेटली आपको ये कह सकता हूं कि हमारी जो पार्टी है उसकी ऐसी मानसिकता कभी नहीं रहेगी। पब्लिक के लिए चीजें आनी चाहिए, पब्लिक को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, लेकिन एमएलए हो या मिनिस्टर्स हो उनको अलग से कोई ओहदा मिले, मुझे लगता है कि जनता के लिए ठीक नहीं और एक अच्छा मैसेज नहीं है। रूलिंग पार्टी का हर चीज पर विरोध होता है, इस बात पर विरोध करेंगे नहीं, जनता के लिए अच्छे शब्द कहेंगे, क्योंकि इलेक्शन आ रहे। दिनेश चड्ढा जी कांग्रेस और अकाली दल को तो आपने सुन लिया, अब आम आदमी पार्टी ने क्या विरोध किया है? कोई वापस करेगा? आम आदमी पार्टी ने तो स्पीकर साहब को लेटर तक दिया है लिखकर कि ये कानून गलत है। हमारे अमन अरोड़ा जी ने स्पीकर साहब को इस चीज का लेटर दिया है। और मैं सिरसा साहब को ये क्लियर कर दूं कि अगर उनको इस इनकम टैक्स का नहीं पता तो ये इनकम टैक्स तो साल का मैं देख रहा था शायद 65 लाख के करीब बनता है। बट इसके बिना जब पंजाब में बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, पंजाब में वीआईपी कल्चर इतना ज्यादा बढ़ चुका है बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों में कि ये तो सिर्फ 65 लाख का इनकम टैक्स है। बट इनका तो सिर्फ 19 महीनों में 30 करोड़ का इसका पेट्रोल डीजल का खर्चा था, और 19 महीनों में अकेले बादल परिवार का 14 करोड़ का पेट्रोल डीजल का खर्चा था, और 10 साल में 121 करोड़ तो इनके एविएशन एक्सपेंसेस थे।
तो वो तो इनको पता होगा ना, वो तो सारे न्यूज़पेपर्स में छप चुका है, तो उसी को वापस खजाने में जमा करवा दें। और यहीं पर जो है इससे आगे चलें। ये पॉलिटिकल क्लास ने जो कानून अपने लिए बना रखे हैं वो बिल्कुल गलत है, सिर्फ वीआईपी के लिए बना रखे हैं। गलत जानकारी दे रहे हैं नाविका जी, माना चाहते हैं। मैं बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। लाइट डिटेक्टर टेस्ट, मेरे रिसर्चर्स मुझे बता रहे हैं कि किसी ने यहाँ पर जो फैक्ट्स दिए हैं सिरसा साहब ने, वो शायद सही नहीं है। अच्छा, ये आई थिंक दिनेश चड्डा जी के फैक्ट्स कुछ सही नहीं है। आप लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आ गए हैं चड्डा साहब, आपके फैक्ट्स चेक किए जा रहे हैं, हम चेक करके बताते हैं जी। मैं बता दूं आज पब्लिक को, दिनेश चड्डा जी जो बात कह रहे हैं वो आरटीआई की एक जानकारी के मुताबिक सही है, यही हमारे रिसर्चर्स कह रहे हैं। तो दिनेश चड्डा जी आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही। आपने कहा कि इनके पेट्रोल के बिल, इनके मैं सिरसा जी को ये भी बता देता हूं कि ये सिर्फ जानकारी ही आरटीआई से मैंने नहीं ली है, मैंने इसकी कैग के पास कंप्लेंट कर रखी है जो अभी तक चल रखी है। और जो एविएशन एक्सपेंसेस बादल्स के थे वो किसी पब्लिक के काम के लिए नहीं थे, वो उड़ते थे अपने फार्म हाउस के लिए, बालासर के लिए। और सिर्फ बादल परिवार ने पंजाब का हेलीकॉप्टर यूज किया है, इसको कांग्रेस पार्टी भी उठाती रही है। जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है तो हमारी कैग के पास कंप्लेंट करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने ये इनसे पैसा रिकवर नहीं किया, जबकि एजी ऑफिस पंजाब ने भी ऑब्जेक्शन लगा रखा है कि ना तो आपने पर्पस ऑफ जर्नी को शो किया है। तो 32 कारें उस समय बादल साहब के साथ चलती थी, 19 कारें सरकारी जो सुखबीर सिंह बादल जी के साथ चलती थी। तो इस कदर जब पंजाब में वीआईपी कल्चर बीजेपी अकालियों की गवर्नमेंट में चलता रहा है तो कांग्रेस भी उसी वीआईपी कल्चर के ऊपर मोहर लगा रही है, इनसे पैसा रिकवर ना कर। तो ये इनकम टैक्स वाली जो बात है वो उसके सामने वैसे छोटी है। और आम आदमी पार्टी का स्टैंड है कि इसमें भी बदलाव होना चाहिए। ये जो उदित राज जी, क्या साठगांठ है शिरोमणि अकाली दल के साथ आपकी कि अगर आम आदमी पार्टी कंप्लेन भी करती है तो आपकी सरकार वहां पर कोई एक्शन नहीं लेती? मुझे जवाब देना चाहिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को दिया गया है कंप्लेंट, लेकिन वो आपको नहीं नजर आता। वैसे आप अकालियों के साथ, कांग्रेस के साथ आपस में नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम होता है तो दोनों पार्टियों में सांठगांठ, क्योंकि ये पैसे का मामला है। उदित राज जी, नाविका जी, बाल उखाड़ने से मुर्दा हल्का नहीं होता है। कितने एमएलए हैं पंजाब के, अगर उनका टैक्स गवर्नमेंट जो भरती है तो मुश्किल से 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए एक महीने का होगा, 10-12 करोड़ का मामला होगा। इधर जो मोदी जी ने 2 एयरक्राफ्ट खरीदा 8,500 करोड़ और विस्टा बना रहे 23,000 करोड़। इधर ध्यान दीजिए, जनता का जो टैक्स का बर्बादी यहाँ हो रही, वहाँ बर्बादी नहीं हो रही है। 1.5 करोड़ कम लगता है, लेकिन पहले मैं दिखाना चाहती हूँ, बंगले देख लीजिए। नहीं, बंगले देख लीजिए, बंगले दिखाना चाहती हूँ इससे पहले के। चलिए पहले आम आदमी के सवाल सुन लीजिए। अरे भाई, आप सेंसनलाइज कर रहे हैं, ये आप सेंसनलाइज, बंगले टैक्स के बचत से नहीं बने हुए हैं। बंगले तो देखिए जी, ये प्रकाश सिंह बादल जी का बंगला है, लेकिन चाहिए टैक्स में रियायत, करप्शन है, टैक्स में रियायत चाहिए। ये है प्रकाश सिंह बादल जी का, पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला। ये है परमिंदर सिंह ढींसा जी का बंगला। बंगले का साइज देखिए, और 1.5 करोड़, अरे 1.5 करोड़ अगर बनते हैं सिर्फ, तो 1.5 करोड़ ही छोड़ दीजिए। इतने बड़े बंगले जिनके पास है उनको 1.5 करोड़ आम जनता की, आदमी की पैसे लेने से क्या होगा? ये घर देखिए, अमन अरोड़ा जी जिन्होंने चिट्ठी लिखी है स्पीकर साहब को। मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ आलीशान बंगले। ये काका रणदीप सिंह का बंगला है। देखिए अभी गेट खुलेगा और आप देखिए कितनी लंबी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी हुई है। ये मर्सिडीज गाड़ी आपको नजर आ रही है, ये बंगला। लेकिन 1.5 करोड़ मिलकर
17 एमएलए टैक्स के नहीं दे सकते सरकार को, उनको उसकी भी भरपाई चाहिए। मैं तो विडंबना बता रही हूँ कांग्रेस की, विडंबना। ब्लो अप कर रहे हो आप लोग, हाँ, ब्लो अप क्यों ना करूं? आम आदमी की दुखती रग पर आप पैर रख के मसल देंगे और आप चाहते हैं कि मीडिया भी चुप रहे। क्यों चुप रहे जी? क्यों ना दिखाए लोगों को कि ये है आपका बंगला और आप 20,000, 40,000, 1 लाख रुपए का टैक्स नहीं दे सकते? क्यों ना बताऊं मैं लोगों को? आइए सुनिए आम आदमी के प्रश्न। आम आदमी सवाल पूछ रहा है क्योंकि ये है सवाल पब्लिक का, और पब्लिक सवाल पूछेगी, जवाबदेही आपकी है। आप नेता हैं, आप नेता हैं और अकाउंटेबल हैं। सवाल सुनिए पब्लिक का। कहेंगे कि इन कांग्रेस और विपक्ष हमेशा पेट्रोल की ऊंची दाम पर आवाज उठाते रहते हैं, तो सर्वप्रथम वो अपने अपने राज्यों में ही पेट्रोल के टैक्स क्यों नहीं कम कर देते? मेरा सवाल पंजाब सरकार से है। आज के समय में जनता बहुत तरह के टैक्सेस से परेशान चल रही है, बहुत सारे कर उस पर लगे हुए जिससे उसकी हालत खराब हो जा रही है, लेकिन आपकी सरकार ने अपने विधायकों का इनकम टैक्स सरकारी खजाने से भरना जरूरी समझा है। लगातार 4 साल में जो टैक्स आपने भरा है, क्या उसे जनता के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं? अगर आप विधायकों का इनकम टैक्स भर सकते हैं तो जनता का टैक्स क्यों नहीं? मेरा सवाल ये है कि विधायकों की सैलरी भी हम लोगों के टैक्स से ही मिलती है, क्या आप उन लोगों के इनकम टैक्स की भरपाई भी हम ही लोग करेंगे? ये है जनता के सवाल। और उदित राज जी, आपने अभी एक और गलत फैक्ट रखा है। आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आ चुके हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में उदित राज जी आ चुके हैं। आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा उदित राज जी। अभी आपकी लाल बत्ती जलने वाली है। हम चेक कर रहे हैं फैक्ट्स। आपको बताऊंगी, आपने सेंट्रल विस्टा का गलत बताया। लाल घेरा आएगा आपकी तस्वीर पर, क्योंकि आपके ऊपर लाई डिटेक्टर टेस्ट हो रहा है। और इंतजार करिए, क्योंकि आपने और हमारे रिसर्चर हमें बता रहे हैं, आपने सेंट्रल विस्टा का 23 से 24,000 करोड़ रुपए का आपने बताया आउटले है, जबकि ये सिर्फ 20,000 रुपए का है। 20,000 करोड़ रुपए का है, 23,000, 24,000 करोड़ का नहीं है। पढ़ाई करके आया करिए उदित राज जी। सिर्फ अपने भाषण से आप नहीं लोगों का दिल जीत सकते। आप पढ़ाई करके आइए। आप जो विषय में दम नहीं है उस पर चर्चा करें। 8,500 करोड़ रुपया जो मोदी जी ने एयरलाइन खरीदा है, एयरक्राफ्ट खरीदा है, इस पर क्यों नहीं डिस्कस करते? उदित राज जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आप पढ़ करके ये आपको जानकारी, चलिए आप मुझे डांट लीजिए। आप एक्स एमपी हैं, आप एक्स एमपी हैं, आप डांट लीजिए। आपका तो फर्ज है। पब्लिक तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। पब्लिक तो आपके लिए कुछ भी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ उदित राज जी, आप संसदीय जो बनाए हैं मंत्रियों ने, जो बड़े बड़े मकान है, ये सैलरी से नहीं है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं नाविका जी, ये सैलरी से नहीं बन सकते हैं। ये ब्लैक मनी है, अनअकाउंटेड मनी है। इसका पूरे देश में भ्रष्टाचार मुक्ति का जो कांग्रेस भी ब्लैक मनी से बनाती है। कांग्रेस ब्लैक मनी से बनाती है। ये मुद्दा उठाया आपने राहुल गांधी जी के सामने। कितना वेतन मिलता है? आपने ये मुद्दा उठाया राहुल गांधी जी के सामने। आप तो यहाँ खुलेआम कह रहे हैं कांग्रेस बंगलों बन जाएंगे। ये पिंकी साहब का फार्म हाउस है। ये ब्लैक मनी से अगर बना है तो आपने अपने पार्टी में ये मुद्दा उठाया क्या? मैं आपसे होगा किसी का, मैं किसी एक का नहीं कहता हूँ। अगर बड़े बड़े फार्म हाउसेस है, बंगलों उदित राज जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप पिछला लोकसभा चुनाव लड़े थे कि नहीं? आप पिछला लोकसभा चुनाव लड़े थे कि नहीं? की बर्बादी हो रही है तो शुरुआत करिए। सेंट्रल विस्टा से शुरुआत करिए मोदी जी। मैं उस पर आती हूँ, पर पहले आप बताइए 2019 का चुनाव आप लड़े थे कि नहीं? वहाँ से शुरुआत करिए। भैया आपका इनकमिंग बैंड है क्या?
है। खाली आउटगोइंग जो फ्री बड़े-बड़े है। बंगलों बने हुए हैं, इनकी उदित जांच राज कराइए। जी, इनके आय का स्रोत उदित कहाँ है? राज जी, फोन यहाँ में भी कहाँ से corruption दो किया? तरह पूरे का देश में कम्युनिकेशन होता है, दिल्ली में दूसरे की बात छतरपुर भी में सुननी पड़ती पूरे है। पंजाब में भी ये है, तो हरियाणा डिबेट में शो भी है, महाराष्ट्र इसमें आप में भी, सुन हर ही नहीं जगह रहे है। किसी की ये तो बात। ये सवाल हर जगह है। अच्छा, लेकिन आप एक आप मुझे एक जानकारी दे दीजिए, आप पिछला चुनाव लड़े थे कि नहीं? आप पिछला चुनाव लड़े थे कि नहीं उदित राज जी, लड़े थे कि नहीं? कितना टैक्स बनता है? 24 लाख में कितना टैक्स बन आप जाएगा? पिछला 3-4 चुनाव लाख, 5 लड़े लाख, थे 6 कि लाख, नहीं? 7 लाख, अरे 10 भैया लाख। बोलते चले अरे कुल जाएंगे तो जोड़कर सवाल कितना? कैसे 3-4 सुनेंगे? करोड़ से ज्यादा तो बनता नहीं है। तो जहां हजारों करोड़ लाखों करोड़ का मामला, उसको उठाइए, ये भी उठाइए, उसको भी उठाइए। अच्छा, आप पिछला चुनाव लड़े थे? आप पिछला चुनाव लड़े थे? लोकसभा का पिछला चुनाव लड़े थे उदित राज जी? लड़े थे या नहीं लड़े थे? मैं लड़ा था। लड़े थे? लड़ा नाविका जी हार गए? 2019 का नहीं, नाविका जी 2019 का नहीं, 14 का लड़ा था। 14 का लड़ा था। 19 में नहीं लड़े, इसीलिए एक्स एमपी हो गए ना। अब आपने पब्लिक की बात नहीं मानी होगी, इसलिए एक्स एमपी हो गए हैं। अपराजिता जी इनको सेंट्रल विस्टा नजर आता है। इनको लगता है कि ये जो टैक्स की भरपाई हो रही है ये सिर्फ 1-1.5 करोड़ है। 1-1.5 करोड़ का क्या है? हम तो हकदार है 20-30 हजार करोड़ के, 1 लाख करोड़ के। अरे आप कैलकुलेट कर लीजिए नाविका जी, मैं कैलकुलेट करके दे दूंगा आपको। कैलकुलेट कर उदित राज जी, सड़क पर जाइए, जो फ्लाईओवर के नीचे सो रहा है उसके पास दिन के भी 100 रुपए नहीं होंगे। उसका दर्द समझिए, शायद ये पैसे उसके काम आ सके। ये कभी सोचा आपने? आपकी नजरें तो खाली ऊपर कॉर्पोरेट हाउसेस पे लगी रहती हैं। आप भी कुछ चर्टी करिए, अडानी से भी चर्टी कराइए, अंबानी से भी चर्टी कराइए, सबसे कराइए। अच्छा, तो पॉलिटिक्स में आप रहेंगे, लेक्चर आप देंगे और चैरिटी पब्लिक करेगी। अपराजिता जी, ये हैं आपके नेता, आधुनिक नए कांग्रेस पार्टी के नेता। गरीब हैं अडानी अंबानी? गरीब हैं क्या अडानी अंबानी? गरीब हैं? देखिए, कांग्रेस उनका सच छिपाने में माहिर है। सच कड़वा होता है और इन्हें राजकीय और सामंती जीवन धारा से प्यार है, और ये प्रसिद्ध है सामंती जीवन धारा के लिए। आज आपने सच को बेनकाब कर दिया है तो इन्हें कष्ट हो रहा है और लीक से हटकर बात कर रहे हैं, क्योंकि दर्पण में, आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहते। बेनकाब किया है ये तो बीजेपी। आज आपने जो विषय उठाया वो बहुत ही सार्थक विषय है। 8,500 करोड़ का जहाज खरीदते हैं, उन्हीं को बेनकाब किया। देखिए, शोर मचाने से कुछ नहीं होता है। बिजॉन मिश्रा जी, सवाल पब्लिक का है और बिजॉन मिश्रा जी एक साधारण सिटीजन है। बिजॉन मिश्रा जी, आज आपने देख लिया, बेशर्मी भी देख ली। हमारा सिंपल कहना ये है, राज्य सरकार है ये तो। अरे उदित जी जरा चुप बैठेंगे आप। हम ये कह रहे हैं कि 8,500 करोड़ का जो खर्चा किए हैं मोदी सरकार, वो हमारा संपत्ति है, वो मोदी जी का संपत्ति नहीं है, वो देश भर के लोगों का संपत्ति है। हमको कोई इतराज नहीं है यदि हमारे कर के पैसे से आप कोई हमारे लिए संपत्ति बनाते हैं। बर्बादी बिल्कुल नहीं है, बर्बादी तो आप लोग कर रहे हो, बर्बादी तो आप लोग कर रहे हो, बर्बादी आप लोग कर रहे हो, क्योंकि आप लोग हमारे से पैसे देकर आप अपना मजा लेना चाह रहे हो। आप अपने खुद का मजा लेना चाह रहे हो। आप क्यों नहीं अपने संपत्ति को हमारे लोगों को दान कर देते हैं? आप अपना संपत्ति दान कर दीजिए। भी सब बीजेपी आप क्यों नहीं अपना संपत्ति दान कर रहे हैं? दर्शकों, आपने आज देखा उदित राज जी कांग्रेस पार्टी से हैं, बड़ी बड़ी बंगलों से इन्हें सरोकार नहीं। आम आदमी का टैक्स वो खुद पे करे, महंगाई उसकी कमर तोड़ दे, इनको कोई लेना देना नहीं। इनको प्रॉब्लम है तो मोदी जी से या बड़े कॉर्पोरेट हाउस से, पब्लिक से तो इनका कोई लेना देना है ही नहीं। क्योंकि पब्लिक को ये समझते हैं कि पब्लिक का तो ड्यूटी है, पब्लिक का तो ये बिल्कुल रोल ही ये है कि वो विधायकों के लिए काम करे। तो कौन कहता है कि ये लोग पब्लिक लाइफ में आपकी और हमारी सेवा करने के लिए आए हैं?
ये अपनी सेवा करवाने के लिए आए हैं। देखिए इनके बंगले, लेकिन कह रहे हैं पूरे सारे विधायकों को मिलाकर 1-1.5 करोड़ का खर्चा है, उस पे आपने बतंगड़ बनाया। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल प्रिंसिपल का है, सिद्धांत का है। और सिद्धांत हमारे विधायकों के क्या हैं, ये आज आपके सामने टाइम्स नाउ नवभारत की इस रिपोर्ट ने बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। सिद्धांत ये है कि लोगों के पैसे से सैलरी अलाउंस तो ज़रूर लो, लेकिन टैक्स की भी जो राशि है वो भी उनको हम ही रीइंबर्स करेंगे और वो इनके लिए होगी। जितनी बड़ी गाड़ी, जितना बड़ा बंगला, उतना छोटा दिल और उतनी कम फिक्र आपके लिए। आप पब्लिक में हैं और आप हकदाई हैं ये सवाल पूछने के लिए, और ये सवाल पब्लिक का है। आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि राजनेता आपको रोज नई टोपी पहनाते हैं। लेती हूं एक छोटा सा ब्रेक अपने सारे। अब बात टोक्यो में चल रहे ओलंपिक गेम्स की। टोक्यो ओलंपिक में आज के दिन हमने देखा भारत के लिए कुछ खुशी तो कुछ गम। यही आज का दिन की सबसे बड़ी खबरें रही टोक्यो से। खुशी इस बात की कि कुश्ती में रवि दाहिया ने कांस्य पदक जीता और वो पहलवान को पटक दिया। उन्होंने कजाकिस्तानी पहलवान जो थे उनको पटक दिया। भारत की जो टीम थी हॉकी की, विमेन की, वो कम से कम आज का मैच तो हार गई हैं, लेकिन आज भी कांस्य पदक की उम्मीदें हमारे दिल में अभी भी जागी हैं। चौथा मेडल हमारा पक्का हो गया है क्योंकि कुश्ती का मैच हमने जीता है। और गम इस बात का कि महिला हॉकी की टीम आज सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब भारत की महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी, लेकिन गर्ल्स ने जो खेल दिखाया उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और सिर्फ हॉकी टीम ने ही नहीं, मीराबाई चानू हो या पीवी सिंधु या फिर लवलीना, सबने कमाल का खेल दिखाया है। ये सचमुच के लिए एक बाजीगर की बारी रही इन हमारी लड़कियों का, इन हमारी टीम्स का। 10-10 जीत के बराबर है। और ऐसा क्यों है ये मैं अब आपको बताना चाहती हूँ। और खुशी की हमें ताली तो बजानी चाहिए, लेकिन हमें गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दर्शाता है कि इनके दिल में कितनी दृढ़ता है और लड़ने का कितना हौसला। और हम कहते हैं ना टाइम्स नाउ नव भारत पर कि अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। और यही है नव भारत की नई जो हमारी इरादे हैं और जो हमारी पूरी हम कसम खाकर जाते हैं कि हम ये करेंगे और पहुंचेंगे। खिलाड़ियों के बारे में आप देखें कि साल में प्रतिदिन हम 3 पैसे खर्चते हैं अपनी लड़कियों पर। भारत में ओलंपिक खिलाड़ियों पर चीन खर्चता है 200 गुना ज्यादा, 6 रुपया। साल में 1393 करोड़ रुपए हमारा सालाना बजट है ओलंपिक टीम के लिए, तो उनका है 3 लाख करोड़ रुपए। तो चीन और भारत के बीच का जो ये फासला है वो हम तय करेंगे, क्योंकि हम हैं नव भारत। और हम कैसे तय करेंगे? हम तय करेंगे अपने बुलंद इरादों से। करिश्मा मेरे साथ जुड़ रही हैं टोक्यो से, और करिश्मा से मैं ये पूछना चाहती हूँ, करिश्मा, आज का प्रदर्शन थोड़ा सा हार्ट ब्रेक तो हुआ है इंडिया में, लेकिन फिर भी उम्मीद हमारे दिल में है कि हमारी महिला हॉकी टीम जो है कांस्य पदक की अभी भी दावेदार है, और कुश्ती में हमें 1 मेडल बिल्कुल हमारे लिए तय है। जी बिल्कुल नाविका, टीम की जहां तक बात की जाए, आज की परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छी
की थी, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी। अर्जेंटीना बहुत स्ट्रॉन्ग निकली, उन्होंने जब सेकंड गोल किया उसके बाद हमारी महिला हॉकी टीम कमबैक नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, किसी ने नहीं सोचा था कि इंडियन विमेन्स हॉकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगी। सबने कहा था क्वार्टर फाइनल पहुंचने में बहुत बड़ी बात होगी, तो विमेन्स हॉकी टीम ने उन सबको आज एक गलत प्रूव किया है, सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है और अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। वो शुक्रवार को ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, तो वो भी एक बहुत अहम चुनौती होगी विमेन्स हॉकी टीम के लिए। अभी भी उनके पास मौका है कि वो घर वापस मेडल के साथ आए और खाली हाथ ना आए। जहां तक आपने कुश्ती की बात की, रवि दहिया ने भारत के लिए रजत पदक तो अश्योर कर ही दिया है, लेकिन उम्मीद उनसे सब यही करेंगे कि कल जब वो मैट पर उतरेंगे तो वो स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे और वो स्वर्ण पदक लेकर आएंगे। आज बिल्कुल, आज हम अगर अपनी टैली देखें तो वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू सिल्वर मेडल, बैडमिंटन में पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल, बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कुश्ती में रवि दाहिया ने मेडल पक्का कर लिया है, कम से कम कांस्य ब्रॉन्ज मेडल। हो सकता है कि हमारी किस्मत और 135 करोड़ भारतीयों की दुआएं उनको सिल्वर मेडल भी दिलवाएं। और महिला हॉकी सेमीफाइनल में हार चुकी है अर्जेंटीना से, लेकिन उम्मीद अभी कायम है कि शायद ब्रॉन्ज मेडल जरूर लेकर आएंगी। हम अपने इरादे भी बुलंद रखेंगे और उम्मीदें भी ऊंची रखेंगे, क्योंकि ये है नव भारत और बदल रहा है भारत। मेरे साथ सवाल पब्लिका पर जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं जा रही हूं हिमांशु के पास, जो देंगे आज दिन भर की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें। बहुत शुक्रिया।